राजनीति करते हैं और देश के मुद्दे जो हैं, मैं आता हूं बताओ कौन सी जाति है तुम्हारी, बताओ कौन से वर्ग से हो, बताओ। राहुल गांधी ये खुलकर कहते हैं, आप कहते हैं कि कांग्रेस नहीं करती जातिगत राजनीति। हिंदुस्तान के दो भाग हैं पूर्णिमा जी, हिंदुस्तान के दो भाग हैं, एक 90% गरीब पिछड़ा। अरे साहब मुद्दे पर आइए ना, ये कार्रवाई जाल कैसे लगती है कांग्रेस को? जब अतिक्रमण हटाने की सीधे सीधे की कार्रवाई है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो आपको इसमें एक टारगेटेड वर्ग क्यों नजर आता है? मैं आपका जवाब देता हूं। मैं बीजेपी प्रवक्ता सवाल पूछ लेता हूं। इन्होंने झंडे वाला का उदाहरण दिया। जवाब दे दीजिए ना जो सवाल मैंने पूछा, फिर उसके बाद उनसे सवाल मेरे सवाल में आपको जवाब मिल जाएगा। पहले आप जवाब दीजिए, पहले आप जवाब दीजिए अपने समय में। झंडे वाला की जो कार्रवाई इनका जिन्होंने उदाहरण दिया था वो दिन में की थी, यहाँ आप जाकर के रात को कार्रवाई करते हैं, अफवाहों को हवा देने का काम करते हैं। आप ये बताइए पूर्णिमा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? झंडे वाला की कार्रवाई दिन में की थी, अगर आप रात में कहीं जाकर के कार्रवाई करेंगे और वहां पर कोई जो सवाल मैंने पूछा, मुझे उस सवाल का जवाब दीजिए अपने तय समय में। आधा घंटा हम इसी के इर्द गिर्द नहीं घूम सकते हैं। सिंपल सी बात है। हाँ सिंपल सी बात है। अगर आपको कार्रवाई करनी है और आप कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें अगर कोई मिसमैनेजमेंट है, कोई र्यूमर फैल रही है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि आप जाकर के वहां पर मैनेज करें कि आपकी कार्रवाई सही हो, लेकिन आप क्या करते हैं? आप ऐसे समय पर जाते हैं, अफवाहों को तूल देते हैं ताकि आप रात के अंधेरे में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। और वही काम आप वहां तुर्कमान गेट पर कर रहे थे। झंडे वाला का बाबा उदाहरण देते हैं, झंडे वाला का क्या हुआ सबने देखा। और इतने सारे चुनाव में आरएसएस की पार्टी करने के लिए हटाए, उसको भी आप झूठ बोल रहे हैं। इसका भी आप सबूत दे सकता हूं कि आप आरएसएस की पार्टी सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता। सर करते हो दिल्ली की इंक्रोचमेंट लिस्ट देख लीजिए, दिल्ली में कितना इंक्रोचमेंट है, किन किन क्षेत्रों में जाके सारा इंक्रोचमेंट हटाइए। हमारे नेता दिल्ली के नेता आदरणीय ऐसा काम करते हैं कि एक दिन में अश्विनी जी के हिसाब से एक दिन में कर देते हैं 24 घंटे की बजाय 124 घंटे, और सारी की सारी फोर्स लगा देते हैं, एक साथ सारा इंक्रोचमेंट तोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद शायद ये बात नहीं निकलेगी। अश्विनी जी ऐसा ही है ना? बिल्कुल आप तसल्ली हो जाएगी आपको ना। तो दिन में एक दिन में 24 घंटे की बजाय 124 घंटे आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। प्रशासनिक दस्ता कितना लगता है, कितनी पुलिस फोर्स लगेगी, कौन कौन से इलाके सेंसिटिव हैं, ये सब एक दिन में कर देते हैं। फालतू की बात है ये, फालतू की बात है कि एनक्रोचमेंट के नाम पे हिंदू मुस्लिम होता है। एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, उसमें हिंदू मुसलमान करने वाले बाकी लोग हैं। एनक्रोचमेंट है और एनक्रोचमेंट हटना चाहिए, चाहे कहीं का भी हो, किसी मंदिर पे हो, किसी मस्जिद पे हो, हटना चाहिए। फिर उसके बाद अगर निशान साहब हटाने के टाइम पर कुछ प्रॉब्लम होती है, निशान जी, अकाउंटेबिलिटी भी सरकार की है। जो बात अभी अश्विनी जी कह रहे हैं, मैं उसी को दोहराती हूं कि क्या अगर प्रशासन मुस्तैदी के साथ रहता, क्या उसका इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता, क्या बड़ी संख्या में फोर्सेस मौजूद होते तो ये स्थिति नहीं बनती, अफवाहों को तूल नहीं मिलता और जो कुछ भी तुर्कमान गेट के पास हुआ वो ना होता। पूर्णिमा जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। पूर्णिमा जी, विपक्ष की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, इनको ये भी तो देखना चाहिए कि मुसलमान वर्ग में ऐसे लोग जो अपनी इबादत करने के लिए, जो 5 टाइम का नमाज पढ़ने के लिए उस रोड से जाते हैं और 100 समय वहां नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी बात तो ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज यह भड़काने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से, देखिए, देश जो है सिर्फ कानून से चलता है, संविधान से चलता है, किसी के कहने पे देश नहीं चलता। न्यायालय का फैसला है, सरकार का कर्तव्य है कि उसका पालन करवाए, और सरकार अगर खाली करवा रही तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, मेरे नेता और मेरी पार्टी का हमेशा से मानना रहा है और स्लोगन है, धर्म न जात करे सबकी बात। हम लोग सब समाज की बात करते हैं, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि आज जब इस तरीके का काम होता है तो विपक्ष ने हमेशा से इसको भड़काने की कोशिश और साजिश करने का काम किया। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज जब न्यायालय का फैसला आया है और ये आज जाके वहां बात कर रहे हैं, क्यों नहीं ये समन्वय स्थापित करवा रहे हैं? क्यों नहीं ये समन्वय स्थापित करवाकर उस काम को अच्छे तरीके से करवा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद में ही उलझाने की कोशिश करते हैं। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, क्या इससे पहले भी बनारस में जब काशी विश्वनाथ में भी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था तो उस समय भी वहां पे खाली करवाया गया था? वहां कहां पत्थर फेंका गया? वहां कहां इस तरह की घटनाएं हुई?
तो ये लोग जाते हैं और सिर्फ भड़काते हैं और तुष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि आज विपक्ष की स्थिति ये बनी हुई है। देखिए, सरकार ने हमेशा से मुसलमान समाज के लिए बेहतरी का काम किया है। आप देखिए, आप 3 तलाक के मुद्दों को ही ले लीजिए, उस वक्त भी ये छाती पीट रहे थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने उन माँ बहनों की बात नहीं की, मुसलमान समाज की उन माँ बहनें जो पीड़ित थी उनकी बात तो नहीं की, लेकिन ये छाती पीट रहे थे, चाहे वो वक्फ बोर्ड से संबंधित हो। तो सिर्फ और सिर्फ भड़काने की राजनीति आप कब तक करेंगे? मैं एक बहुत लेमैन की तरह और इसका जवाब मैं एक बहुत आम सोच की तरह ये समझना चाहती हूँ रमनीश वत्स जी, कि जब भी कोई मुस्लिम इलाका या सेंसिटिव जोन जहां पर कोई भी ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई हो तो इतना बवाल क्यों? बाकी जगह आप कार्रवाई कर देते हैं, चुपचाप सब कुछ हो जाता है, यहां पर इतना सेंसिटिव, इतनी अनटचेबिलिटी जैसा माहौल क्यों बन जाता है कि भाई यहां पर छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, वरना ये सब कुछ होगा? मुझे लगता है पूर्णिमा जी, इसके लिए माहौल तैयार किया जाता है। जो भी सियासतदान है, जिनकी सियासत की नैया जो डूब चुकी है, वो चाहते हैं कि कैसे हवा दिया जाए, देश के अंदर कैसे माहौल तैयार किया जाए ताकि बंगाल हम जीत जाएं। चलिए, अच्छा है, सुनहरे सपने सबको देखने चाहिए, मुंगेरी लाल वाले, लेकिन गंगा जमनी तहजीब की कितना नायाब दृश्य देखने को मिलता है। प्रेम का सागर किस तरह से उमड़ता हुआ दिखता है कि तुर्कमान गेट पे भला हो कि पुलिस का एक्शन 1 बजे रात में हो, तब भी 500 की भीड़ आ जाती है। यदि दिन में यदि ये कार्रवाई होती तो मुझे लगता है लाखों लोग आ जाते और पत्थरबाजी। अब देखिए, बात है कि ये सारे माहौल की बात है, लाखों लोग आ जाते। पुलिस का मैं धन्यवाद, दिल्ली पुलिस का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रात में उसने कार्रवाई की। यदि 500 लोग रात में 1 बजे रात को जब पहुंच जाता है, तो यदि दिन में किया जाता तो लाखों लोग आ जाते। और 2026 में भी एक 2020 वाली जो दिल्ली दंगा हुआ था वो दृश्य देखने को मिल जाता है। चूंकि इस तरह की घटनाएं बेंगलुरु 2020 की बात करें, कानपुर में हम बात करें, चाहे मुरादाबाद की बात करें, ऐसे बहुत सारे अनगिनत घटनाएं हुई हैं जो कि इंक्रोचमेंट एक के नाम पे एक हिंसा का एक प्रारूप तैयार हुआ है। लेकिन उसमें आप सियासतदान की बात करें, अवैध कब्जाधारी और भू माफियाओं से जिनका साठ गांठ रहा है, बहुत ही लंबा रिश्ता रहा है, चाहे हम अतीक अहमद की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, चाहे आजम खां की बात करें, और मैं 2017 से लेकर के अब तक के आंकड़ों के अनुसार बताऊं, 67,000 एकड़ की जमीन योगी सरकार ने अवैध कब्जाधारी से मुक्त कराया। योगी आदित्यनाथ जी, सीएम साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आज यहां पे पेट में दर्द हो रहा है, किनको हो रहा है? सपा के नेताओं को हो रहा है। सपा के प्रवक्ता को आपने कपीस जी को सुन लिया। कपीस जी, आपको दर्द तो होगा ही, क्योंकि आपका तो एक ही है ना, कैसे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तक हम पहुंचे। और आप नहीं, बात है कि देश के उन तमाम लोगों को सुनना चाहिए, और ये लाल टोपी वाले को सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि इनका चेहरा देखिए किस तरह से लाल टोपी पहने हुए काला चेहरा है। और ये आज देखा जाए जिस तरह से आप हिंसा को हवा देते हैं, हिंसा का रूप तैयार करते हैं, ये लोग बहुत ही खतरनाक है, देश के लिए खतरा है, और खतरा पैदा करने की कोशिश हमेशा। कपिल जी, मैं आपसे इस बात की उम्मीद नहीं करती, आप बहुत समझदार प्रवक्ता हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस बात की उम्मीद मैं आपसे नहीं करती कि अगर एनक्रोच्ड और अतिक्रमण वाला इलाका है उसमें और फलाना बिजनेसमैन को कितनी जमीन दे दी गई, इसको आप एक स्तर पर ले आएंगे। अब दोनों को आप एक स्तर पर, एक लेवल पर कैसे ला सकते हैं, मेरी समझ से बहुत परे। फजील अहमद साहब, आपको लाती हूँ। लूट करके फजील अहमद साहब, ये बताइए कि धार्मिक भावनाओं को, एक सेकंड सर, फजील अहमद साहब, धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, और एक मुस्लिम समुदाय आखिर कब तक अपना इस्तेमाल ऐसी चीजों के लिए होने देगा? आपका साथ, आपका तालमेल, उस पर कोई सवाल नहीं, लेकिन क्यों आप पपेट बन जाते हैं, मोहरा बन जाते हैं कुछ लोग जो हाथों में पत्थर उठा लेते हैं? ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पहचान हो रखी है, मस्जिद गिराई जा रही है, झूठ सर्कुलेट हो रहा है, क्यों हो जाता है ऐसा? पूर्णिमा जी, ज्योतिबा फुले ने किताब लिखी है गुलामगिरी। वो गुलामगिरी यहाँ आपके चैनल में एकदम साफ दिखाया। रमनीश वत्स जो बोले ना, पूरा गुलामगिरी का इन्होंने अपना चरित्र प्रदर्शन कर दिया। गुलामगिरी भी एक चरित्र होता है, वो हम लोगों में वो चरित्र नहीं है। हम लोग देश के लिए समर्पित हैं, संविधान के लिए, गुलामगिरी के लिए समर्पित नहीं है।
और अगर कोर्ट का फैसला था तो 22 अप्रैल काहे की डेट थी भाई? 22 अप्रैल डेट थी, इसमें एमसीडी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अभी इसमें तो इंक्रोचमेंट है कि नहीं है, इस पर तो कुछ फैसला ही नहीं कोर्ट ने दिया। अच्छा, और कैसा तुर्कमान गेट कहाँ है और मस्जिद फैजल आई कहाँ है? तुर्कमान गेट का आप ड्राइव चला रहे हैं। फाइल करनी थी। अरे रुकिए आईपी सिंह, गुलामगिरी मैंने कहा ना आपको, यही गुलामगिरी है। नहीं, सिखों का नरसंहार 84 जानकारी रखी ना, 84 में सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? वहाँ पे जो आपको याद है? एनक्रोचमेंट था उसको हटाया। किसने ये रिपोर्ट फाइल करनी सिखों का थी। नरसंहार किया? वहाँ पर क्या है? किसने सिखों का नरसंहार कर दिया 84 में? अरे गुलामगिरी इसी को कहते हैं। इसी में गुलामगिरी करेंगे जो आपको मिटाने पर लगा है। जामा मस्जिद के आप उसी के आसपास की पैरवी जो में बैठे हो। एनक्रोचमेंट है उस पे भी एक पीआई लगी है। कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच कर हमको बताइए, उसका निरीक्षण करके बताना है एमसीडी को। अब 30 सेकंड्स में जवाब देंगे फजील अहमद, जो सवाल मैंने पूछा था? अगर गुलामगिरी से लेके कहां कहां सब घूम आए हो, दुनिया भ्रमण हो गया हो, तो देंगे जवाब? देखिए मस्जिद की एक फाइनल बाउंड्री है, जो कुछ भी था बाउंड्री के अंदर था। उसके बगल में हनुमान वाटिका है। हनुमान वाटिका को नहीं मेजरमेंट किया गया, रामलीला मैदान को नहीं मेजरमेंट की जमीन किसके पास है? और हनुमान वाटिका की एक गेट जो है रामलीला मैदान के अंदर खुला है, वो क्या सही है? कैसे रामलीला मैदान का उपयोग हनुमान वाटिका लोग कर सकते जब वो जमीन हनुमान वाटिका की है ही नहीं, बगल में ही है? उसका नपाई नहीं हुआ, ना उस पर कोई जांच हुई। यही तो मांग है मुस्लिम पक्ष की कि इस पूरे एरिया की नपाई किया जाए और वैध है कि अवैध है उसको। अभी जजमेंट जजमेंट में होता और मांग न सुने जाने के बाद जो आपके हिसाब से, अगर फजील अहमद मैं चलूं, और मुसलमान समाज की एक मांग थी और आपके हिसाब से वो मांग मान के चलिए हाइपोथेटिकली नहीं सुनी गई, उन्होंने जो भी मांग की थी, तो उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद पत्थरबाजी होगी, उसके बाद हिंसा होगी, उसके बाद उकसावे वाली ये सारी चीजें होंगी। पत्थरबाजी कौन करता है? किसने की? तस्वीरें देखी आपने? तस्वीरें देखी आपने किसने की? सुप्रीम कोर्ट की स्टे के बावजूद सर तस्वीरें देखी आपने? जस्टिफाई कर रहे हैं ना, जस्टिफाई कर रहे हैं ना इस पत्थरबाजी को आप लोग? तो पत्थरबाजी सब लोग करते हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं ना, मतलब आप किसी घर तोड़ेंगे तो क्या करेगा? ये घर टूटा है, ये घर टूटा है, ये घर टूटा है किसी का। 15 दिन पहले नोटिस देते, अरे घर से बढ़ के है वो, ये घर टूटा, ये घर टूटा तो पत्थरबाजी होगी, नोटिस पीरियड होता है, ठीक है। फिर तो इस हिसाब से, इस हिसाब से सिंह साहब कानून व्यवस्था छोड़ देते हैं ना। फिर तो जिसकी मांग ना मानी जाए, जिसका सो कॉल्ड घर टूट जाए, फिर उसके बाद पत्थरबाजी होगी और सब कुछ जस्टिफाइड है, सब समतल हो जाएगा, फिर किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अरे इतना गुस्सा में रहती हैं आप, गुलामगिरी यही वो कहते हैं, इसी को गुलामगिरी। अरे आप जो बोलते रहिए फजील अहमद, गुलामगिरी की जाती है, आप जो बोलते रहिए, किसी को क्या फर्क पड़ेगा ये बताइए ना, क्या फर्क पड़ेगा इस बात से? आप संज्ञा लेकर आइए सबके लिए, आप सबको एक एक नाम दे दीजिए, किसी को कोई फर्क पड़ेगा क्या? फजील अहमद, अगर फजील अहमद कोई पत्थरबाजी को जस्टिफाई करने के लिए बैठे हैं तो आप कितने गंभीर हैं ये समझना पड़ेगा। आप मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर कितने गंभीर हैं ये समझना पड़ेगा। आप एक समुदाय को क्या संदेश दे रहे हैं ये समझना पड़ेगा। फिर बाकी आप गुलामगिरी कहते रहिए जिसको आपको जो कहना है, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बोलिएगा सिंह साहब। नहीं 22 अप्रैल डेट है उसके अंदर, अभी 22 अप्रैल को एक उसमें सेकंड प्रस्तुत करना था, अपना फजील पक्ष अहमद, रखना था आरपी सिंह एमसीडी साहब को नाप करके। 22 अप्रैल से पहले एक्शन लेकर कोर्ट में ये देना था कि हमने एक्शन लिया। वो ये नहीं है कि एक्शन कोई नहीं है डॉक्टर दे रहा है, उसका। उसकी 22 सुनवाई अप्रैल अभी कोई जजमेंट आया है क्या उसमें? कोर्ट ने भी कोई की। जजमेंट आया है क्या और अभी? आपने कहा कि वहाँ राम लिखा था, झूठ वहाँ मत पर बोलिए, अल्लाह भी नहीं लिखा हुआ था। झूठ मत बोलिए, बैंक्वेट फैसिलिटी थी, गुलामगिरी वाली बात मत कीजिए, जो झूठ मत बोलिए। जो अनऑथराइज्ड था, अभी कोई जजमेंट आया है वहाँ क्या पर उसमें? पिछले 6 महीने कोई से जजमेंट आ गया है क्या? एमसीडी की अभी तो 22 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, सुनवाई वहाँ पर सबको बुलाया गया और मस्जिद के 22 बाउंड्री के अप्रैल को अंदर आपने सुनवाई नहीं डिमोलिश की। किया है। आप झूठ बोल रहे हैं। 22 अप्रैल मस्जिद को की वहाँ पर बाउंड्री के वहाँ अंदर पर बताना डिमोलिश था कि किया हमने आपने। एक्शन क्या लिया। और मैं अभी कह रहा हूँ, अभी जामा अरे मस्जिद के 22 आसपास का अप्रैल जो मामला है, मस्जिद के आज कोर्ट बाउंड्री ने के उसकी अंदर का उसका डिमोलिशन है ये। संज्ञान लिया है और कहा है कि एमसीडी को निरीक्षण करके बताएं कि क्या स्थिति है।
अब एमसीडी अगर वहां पर जो जामा मस्जिद का अब साथ बताए छपा ना हुआ अभी, इलाका है, ये तोड़ने वहां के लिए पर थोड़े अगर कहा किसी दिया ने है कि नजायज तोड़ के दुकान आओ बना उसको। रखी है, कोई अपना कमर्शियल धंधा करता है, तोड़ने के लिए एक्शन थोड़े लेगा कहा तो है। फिर दिक्कत होगी। अभी मैंने तो अभी स्थिति कहा आपको, बताने के लिए न्यू कहा है बिहार ना। का मंदिर टूटा, किसी ने हल्ला नहीं किया। झंडेवाला में मंदिर टूटा, किसी ने हल्ला नहीं किया। राजेंद्र नगर में मंदिर अरे टूटा, किसी 84 ने में हल्ला नहीं सिखों किया। का नरसंहार किसने किया, जरा क्योंकि बताइए हमको। आपको वहां पर हिंदू मुसलमान 84 में नहीं सिखों करना का है, नरसंहार क्योंकि किसने वहां कर पर दिया था? माहौल किस खड़ा धर्म के करना लोगों ने आपने। सिखों का और आधी नरसंहार रात किया को 84 पत्थरबाजी में? किसने करी वहां पर? वहां किस पर धर्म कौन के कह लोग रहा है वैसे कि सिखों का अतिक्रमण नरसंहार करते किया वक्त 84 इतना में? नहीं बताइए। सोचा जाता। इतना झूठ बोल अतिक्रमण रहा को है। हटाने के बाद इतना बवाल 84 जायज में सिखों बताते का हैं आप नरसंहार लोग। किस धर्म के लोगों ने कर दिया? अतिक्रमण करते जाइए, अतिक्रमण करते जाइए और पहुंचे अरे प्रशासन अतिक्रमण उस बाउंड्री अतिक्रमण के को अंदर हटाने के के लिए, अतिक्रमण को आप तो कैसे फिर उसके अतिक्रमण बाद बोल सकती है? पत्थरबाजी को भी आप बाउंड्री जस्टिफाई करिए, मस्जिद की बोलिए ठीक बाउंड्री था, के अंदर एक्शन का रिएक्शन था। मस्जिद की एक्शन बाउंड्री का के रिएक्शन अंदर में आपको demolition पत्थरबाजी किया जायज गया लगती है। है, आपको हिंसा जायज लगती है, मस्जिद क्या के ही अंदर करेंगे फिर एक तो। खरोच नहीं आई, झूठ मत बोलिए आप। 6 मस्जिद दिसंबर की किसी दीवार पे भी 6 खरोच नहीं दिसंबर आई। 1992 में सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद भी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। किसने शहीद किया उसको? बाबरी मस्जिद शहीद हो स्टे होने के गई, सुप्रीम ठीक कोर्ट के है, स्टे तो के बाबरी के नाम से बावजूद मस्जिद बनाने वाले भी तो पैदा हो गए फिर। मस्जिद शहीद किसने कर दिया? बाबरी के नाम पर, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने वाले भी तो खड़े हो गए, फजील अहमद। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद किसने आज शहीद तक आप किया? लोगों जरा का बताइए दर्द हमको। गया नहीं, भले ही कोर्ट का ऑर्डर हो और सब कुछ कोर्ट की अरे निगरानी में आगे हो, नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का दर्द नहीं जाता। लोगों पर आक्रमण किया, लोगों का धर्म परिवर्तन किया, उस बाबर के पक्ष की बात करते हो क़यामत आप। तक नहीं जाएगा। हाँ हाँ, उस मत बाबर रहने के दीजिए पक्ष की फिर, बात करते हो जिस उसी पर दर्द में रहिए फिर आप। की कसम खाई आपको रहना चाहिए फिर उस दर्द में, आपको रहना चाहिए फिर उस दर्द में, आप रहिए उस दर्द में फिर, खत्म किया गया। कयामत तक रहेगा तो रहिए उस दर्द में फिर आप लोग। सुप्रीम बोलिएगा कोर्ट अश्विनी जी। के सुप्रीम अश्विनी जी कोर्ट के बोलिए। आदेश के बावजूद भी मस्जिद तोड़ा गया। हाँ, बोलिए। ज्यादा हो हल्ला ना करते, बहुत सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं कि ये बार बार नैरेटिव बनाया जा यहाँ रहा तो है कि कोर्ट के विपक्ष आदेश ने से भड़काया, तोड़ा गया। विपक्ष ने भड़काया, इसलिए वहां पर पत्थरबाजी हुई, इसलिए सब कुछ हुआ। आप विपक्ष के किसी भी नेता का एक एक ट्वीट दिखा दीजिए जब वहां हिंसा हुई उससे पहले का, जिन्होंने जो भी प्रतिक्रिया दी है विपक्ष ने, वहां पर जो अतिक्रमण हटाने गए, इंक्रोचमेंट हटाने गए और वहां पर जो बवाल हुआ, उसके बाद जो इंक्रोचमेंट हटाने गए तो वो खुद इंक्रोचमेंट कर रहे थे। आपको इंक्रोचमेंट हटाना था एक स्पेसिफिक जगह का, और आप जाकर के कुछ और इंक्रोच करोगे, जो उस पर लोगों का रिएक्शन आया, उस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। और आप बार बार ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि विपक्ष ने उकसाया, विपक्ष ने उकसाया। विषय सिर्फ इतना है पूर्णिमा जी, ये सरकार का फेल्योर था। सरकार अपना फेल्योर जो है बार बार विपक्ष पे मरने का काम करती है। नहीं तो आप आरपी सिंह जी, आपको चैलेंज करता हूं, आप दिखाइए विपक्ष का एक ट्वीट दिखाइए, एक नेता दिखाइए जिसने अपील की हो कि जाके वहां पर दंगा करिए आपके इंक्रोचमेंट ड्राइव से पहले की। नहीं तो आप इसी चैनल पे सबके सामने माफी मांगेंगे ये बात बोलने के लिए।